जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम आज चर्चा करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के अध्याय 19 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया क्या है उसको देखेंगे। हालांकि इस पर हमने पूर्व में भी वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, लेकिन कुछ तथ्यों को, नए तथ्यों को इस आज की वीडियो में समाहित करते हुए नए तरीके से रिवीजन करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और वीडियो पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। खासकर नए यंगस्ट जो यंगर ब्रदर हैं हमारे, जो नए नए अधिवक्ता बन कर के आए हैं न्यायालय में, उनके लिए ये ज़रूरी है कि खासकर ट्रायल का क्या प्रक्रिया है उसको समझना चाहिए। और साथ ही में जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, जो PCSJ का या हायर जुडिशरी का, उनके लिए तो समझिए रामबाण है, क्योंकि इसमें से कीवर्ड ही निकल कर के आता है। क्या संशोधन हुआ है, क्या पुराने एक्ट में था, वो समझने के लिए रिवीजन के पर्पज से मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। अध्याय 19 ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। देखिए, जो विधि शास्त्र का नियम है कि अभियोजन को अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होता है, ये सत्र विचारण माने सत्र परीक्षण में ही देखने को मिलता है, सेशन ट्रायल में ही मिलता है। कारण कि जब आप मजिस्ट्रेट के ट्रायल में, समरी ट्रायल में जब आगे हम लोग कभी चर्चा करेंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा या खुद किताब खोल करके बेयर एक्ट देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन को मामले को साबित करने के बाद डिफेंस का भी लिया जाता है एविडेंस, और उसके बाद तब डिसीजन होती है कि अगले को दोष मुक्त किया जाए या दोषित किया जाए। सेशन ट्रायल में जो प्रोसिक्यूशन को संदेह से परे अपना मामला साबित करना होता है, उस सिद्धांत को हुबहू इसमें समाहित किया गया है। क्योंकि यदि अभियोजन द्वारा अभियुक्त को कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे मान लीजिए दहेज हत्या का हो गया, इस टाइप का और कुछ मामले हैं जिसमें डिफेंस को साबित करना होता है, अन्यथा की स्थिति में प्रोसिक्यूशन यदि मामले को संदेह से परे अगर जो साबित नहीं कर पाया तो अभियुक्त को उसी स्टेज पर दोषमुक्त कर दिया जाता है। उससे डिफेंस के लिए मांगा नहीं जाता है कि आप एविडेंस लाइए। यह कंडीशन तब आती है जब लगता है न्यायाधीश को कि मामला बनता है और ये दोषित करने की स्थिति में है, तब उससे डिफेंस ली जाती है कि अब तुम अपना प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य देना चाहते हो तो दो, तब बहस होगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग देखेंगे आगे कि जब अभियोजन अपने मामले को साबित नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में जो है सीधे सीधे धारा 255, जो आगे धारा 255 है, उसमें दोषमुक्त कर दिया जाएगा। और यदि मामला बनेगा तब धारा 256 के तहत डिफेंस से कहा जाएगा, यानी कि अभियुक्त से कहा जाएगा कि आप अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य जो देना चाहते हैं दें। तो हम लोग एक एक करके इस प्रक्रिया को देखा जाए कि किस धारा में क्या है। तो धारा 248 कह रहा है कि इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब कि जो सेशन न्यायालय के समक्ष जो विचारण होगा, यानी कि प्रत्येक सेशन न्यायालय के समक्ष जो विचारण होगा, उसका संचालन अभियोजन का लोक अभियोजक करेगा। अर्थात जब भी सत्र न्यायालय में कोई विचारण आता है, एक तो सत्र न्यायालय में डायरेक्ट संज्ञान लेने का सत्र न्यायालय को कोई राइट नहीं है। जब भी सत्र न्यायालय में कोई विचारण के लिए आएगा तो या तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुपुर्द किया जाएगा या संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को इनको सुपुर्द किया जाएगा, और तब इसका ये परीक्षण करेंगे। और तीसरा कंडीशन जो मानहानि के केस में हम लोग देखते हैं कि उसमें इनको राइट एक होता है कि डायरेक्ट संज्ञान ले लें कंप्लेंट पर, तो उसको उस अपवाद को छोड़कर यदि देखा जाए तो सत्र न्यायालय को डायरेक्ट संज्ञान लेने का कोई CRPC में प्रावधान नहीं है और ना ही सकती है। और जो भी मामले इनके समक्ष आते हैं ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट, तो वो सुपुर्द किए जाते हैं, चाहे वो तो संज्ञान लिए हुए मजिस्ट्रेट द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पर उन्हीं
विचारण वाले मामले के बारे में ये बात कर रहा है कि इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोजिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय ए पब्लिक प्रोजिक्यूटर। यानी कि जो ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, तो प्रत्येक मामले जो सेशन के कोर्ट के सामने जो आते हैं उसको प्रोजिक्यूशन या शैल बी का शब्द प्रयोग है, मतलब मैंडेटरी है, करना ही करना है, दूसरा उसका कोई संचालन नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि इसका संचालन किसके द्वारा होगा, तो संचालन लोक अभियोजक द्वारा होगा। अब ये कह रहे हैं जब एक तो सामान्य नियम हो गई, अब धारा 249 में बता रहे ओपनिंग केस ऑफ फॉर प्रोजिक्यूशन, यानी कि अभियोजन के मामले के कथन का प्रारंभ कैसे होगा। तो ये कह रहा है कि व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स आर इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन परसुएंस ऑफ ए कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232 or under any other law for the time being in force, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and starting by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused। मतलब ये कह रहा है या तो धारा 232 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मामले को सुपुर्द किया जाता है न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय के समक्ष या तो अभियुक्त लाया जाता है या खुद जो है उपस्थित होता है। तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि प्रोजिक्यूशन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि प्रारंभ करते समय कि अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से वह साबित करने की प्रस्तावना करता है। मतलब उसको पूरा जो है सब कुछ पहले ही लिस्ट, जब आप चार्जशीट देखते हैं, कभी भी चार्जशीट आती है तो चार्जशीट में गवाहों का नाम होता है, उस गवाहों के साथ में ये लिखा रहता है कि कौन ये मतलब आई विटनेस हैं, कौन जो है क्या नाम है कि एक प्रकार से फॉर्मल गवाह है। तो इस तरीके से उसमें कौन मेडिकल वाला गवाह है यानी कि विशेषज्ञ का, कौन उसमें लेखक गवाह है यानी कि एफआईआर को लिखा है। तो उस तरीके का सारा डिस्क्राइबिंग रहता है 1 2 3 4 करके। तो उन्हीं चीज़ों को ये कह रहा है कि एक प्रकार से उनको पूरा जो है बताना पड़ेगा कि हम किन किन तरीके से किन किन साक्ष्यों के आधार पर हम साबित करेंगे। अब ये जब बात करते हैं तब इसके बाद से धारा 250 में डिस्चार्ज की बात आती है। तो डिस्चार्ज कब आएगा, जब ये बताएंगे चार्जशीट के बारे में कि ऐसा ऐसा है सब कुछ, तब 250 में कह रहा है कि द एक्यूज्ड में प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्चार्ज उसका एप्लीकेशन कब डाला जा सकता है, तो जब उसका मामला सुपुर्द किया जाता है धारा 232 के तहत संज्ञान लेने के पश्चात ट्रायल के लिए सेशन न्यायालय को। तो यहाँ पे यही करे कि 60 डेज जिस दिन प्रस्तुत किया गया, कमिट किया गया 232 के तहत, तो उस डेट से 60 डेज के भीतर चाहे तो अभियुक्त एप्लीकेशन मूव कर सकता है डिस्चार्ज के लिए। अब दूसरा उपधारा कर रहा है कि इफ़ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विथ and after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। अब यहाँ जो उपधारा एक जोड़ा गया है ये इस अधिनियम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 में जोड़ा गया है। इसके पहले ये प्रावधान नहीं था। तो होता क्या था कि ये जो 60 डेज के बजाय कई साल तक लग जाते थे, केवल पेशी होती रहती थी, चार्ज फ्रेम ही नहीं होता था, क्योंकि अभी आगे अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी, चार्ज का फ्रेम होगा। तो यहाँ पे एक बाउंड कर दिया गया है कि यदि उसको डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करना है तो 60 दिन के भीतर कर दे अभियुक्त, यदि नहीं करता है तो फिर आगे चार्ज फ्रेम की स्थिति आएगी। अगर जो कर देता है तब की बात ये कह रहा है कि उपधारा 2 कि भाई प्रोजिक्यूशन का जो भी बात था उसको सुन लिया जाएगा, जो साक्ष्य वगैरह जिसकी बातें उपधारा 1 में कही गई हैं धारा 249 में,
उसको सुनने उनने के पश्चात और एक्यूज की भी जो बातें हैं उसको सुनने के पश्चात यदि मामला उसके खिलाफ नहीं बनता है तो यहीं पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उसको। अब डिस्चार्ज का मतलब कतई दोष मुक्ति नहीं होती है, ये खासकर लॉ के जो स्टूडेंट हैं या जो प्रैक्टिशनर में हैं उनको ये बात पता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि कभी भी मामला यदि उसके खिलाफ बनता है तो फिर से चार्ज फ्रेम करके मामले को स्टार्ट किया जा सकता है। और ये डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द फैक्ट, यानी कि जो घटना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी बात कि यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर दिया गया और वो मामला नहीं बन पाया तो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये दोनों को सुन करके, यानी प्रोसिक्यूशन को भी और डिफेंस को भी। अब यहाँ पे फिर आता है 251 में, धारा 251 में कि चार्ज फ्रेम कब होगा। तो अब वही बात है कि अगर जो 250 में डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तब इसको चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और यहाँ पर भी 2-3 कंडीशन है कि भाई मामला चार्ज फ्रेम की स्टेज पे क्या भले कमिट किया गया है सत्र न्यायालय को ट्रायल के लिए, लेकिन जब सत्र न्यायालय के पास मामला पहुँचता है और चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे न्यायालय को लगता है कि नहीं ये तो ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट नहीं है, ये तो मजिस्ट्रेट बाई ट्रायल कोर्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट होगा तब क्या होगा। तो दोनों को कंडीशन को धारा 251 में मेंशन करते हुए बताया गया है। तो धारा 251 का उपधारा 1 कह रहा है कि इफ़ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोरसेड, मतलब जो ऊपर धारा 250 में हम लोगों ने देखा है कि कंसिडरेशन करने के पश्चात और सुनवाई करने के पश्चात न्यायालय को लगता है द जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रज्यूमिंग दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस विच, अगर जो ऐसा लगता है, प्रज्यूम किया जा सकता है कि उसने अपराध किया है, तब जज क्या करेगा। अब इसमें 2 क्लाज है, एक तो क्लाज ये है कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है और एक है कि नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट। तो दोनों कंडीशन में बता रहा है कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये उपधारा 1 के क्लाज 1 में ए में कह रहा है कि इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई द कोर्ट ऑफ सेशन ही मे फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज एंड बाई ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर trial to the chief judicial magistrate or any other judicial magistrate of the first class and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or the judicial magistrate of the first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on the पुलिस रिपोर्ट। अब यहाँ पर 2-3 बातें देखने को मिलती है। एक तो ये कह रहा है कि यदि चार्ज फ्रेम करते समय न्यायालय को लगता है कि सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण करने लायक ये मामला नहीं है, तो उस कंडीशन में सत्र न्यायालय करेगा क्या। तो ये कह रहा है कि ही मे फ्रेम ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, यहाँ मे का प्रयोग किया गया, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि वो चार्ज फ्रेम करके ही मामले को मेक ओवर करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को। यहाँ पे मे शब्द का प्रयोग है, यानी कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर जो चार्ज फ्रेम करता है तो की कंडीशन में कह रहा है या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मामले को भेज देगा या जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अथवा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। 2 कंडीशन इसमें दिखा रहा है कि 2 कंडीशन है कि या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और एक डेट निर्धारित कर देगा और उस डेट पे उस अभियुक्त को बताया जाएगा कि आप उस डेट पे आप वहाँ पे उपस्थित होंगे और उसका जो सुनवाई होगा वो वारंट केसेज इंस्टीट्यूटेड आने पुलिस रिपोर्ट, जैसे जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले हैं, क्योंकि ट्रायल भी 2 तरह का मजिस्ट्रेट के यहाँ होता है। एक वारंट ट्रायल में कि एक तो ट्राइबल बाई वो वारंट केसेज इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट पर होता है, और एक अन्यथा वारंट केसेज इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट, मतलब जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले होते हैं कंप्लेंट टाइप के, तो उन मामलों की बात कर रहा है कि वो ऐसे नहीं होगा। उसकी सुनवाई कैसे होगा, वारंट केसेज इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट, माने पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले के आधार पर सुनवाई होगा। तो एक तो ये हो गया।
अब दूसरा 20 का क्लाज कह रहा है इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई द कोर्ट ही सेल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज। अब जो हम लोग जो एप्लीकेशन मूव करने की बात 250 में देखे थे कि 60 डेज के भीतर जो है एप्लीकेशन मूव कर दिया जाएगा, और यहाँ फिर वही अकाउंटेबिलिटी तय कर दे रहा है कि जो पीरियड होगा चार्ज फ्रेम करने का वो कब होगा। तो यहाँ पे विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज, मतलब जो पहला सुनवाई का जो दिन था एप्लीकेशन मूव करने के बाद, उस पहली सुनवाई के तिथि से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम कर ही देना है, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 60 दिन का उधर समय दिया जा रहा है और 60 दिन का इधर समय दिया जा रहा है कि आप मैक्सिमम 120 दिन, अगर जो देखा जाए तो चार्ज फ्रेम करने का जो ड्यूरेशन है नए अधिनियम में वो 120 दिन से अधिक एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि डिस्क्रिशनरी पावर है या कोई युक्त कारण दिखा करके आगे उसको डे बाय डे एडजर्न किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं इसमें दिया गया है। यहाँ पे सीधे सीधे मैंडेटरी कर दिया गया है सेल शब्द का प्रयोग करते हुए कि यहाँ पे कि अगर ये चाहे तो प्रीफर कर सकता है 60 दिन के भीतर, और नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 60 दिन के भीतर जो है क्या होगा, वो अगेंस्ट जो है यहाँ पे सेल ही सेल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days, यानी कि सेल का प्रयोग किया गया है। अब इस हिसाब से उसका चार्ज फ्रेम 120 दिन के भीतर होना ही होना है, यानी कि ये जो नया अधिनियम है कहीं ना कहीं ट्रायल की अकाउंटेबिलिटी को तय करता है और जल्दी से जल्दी सुनवाई की तरफ अग्रसर होता है, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर हैं उनको पता है कि केवल चार्ज का स्टेज ही कई साल तक बीत जाता है, 2-2 साल 3-3 साल लग जाता है, चार्ज ही नहीं फ्रेम होता है, बार बार अभियुक्त अनुपस्थित रहेगा, हाजिरी माफ़ी पड़ जाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं से उसको हटाया गया है। अब उपधारा 2 कह रहा है कि वेयर द जज फ्रेम एनी चार्ज अंडर क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 1 द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज प्रेजेंट आइदर फिजिकली or through audio video electronic means, and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claimed to be tried। अब एक चीज़ इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया, बड़ा अच्छा किया है कि जो उपधारा 2 कह रहा है कि जहाँ न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड ख के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, अब वहाँ पे तो नहीं बात कह रहा है, क्योंकि उपधारा 1 के तहत ये बात नहीं कर रहा है, खंड 1 के तहत, क्योंकि खंड 1 के तहत तो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो केवल चार्ज फ्रेम करके वहाँ भेज दिया जाएगा, उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो मजिस्ट्रेट अपनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है और उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया गया है, तब उसको विरचित करने के बाद, मैंने आरोप विरचित करने के पश्चात वहाँ वह आरोप या तो शारीरिक रूप से या श्रव्य दृष्टि इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपस्थित अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, और अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है या विचार किए जाने का दावा करता है। ये पहले वाले अधिनियम में सीआरपीसी में नहीं था, वहाँ डायरेक्ट था पूछने वाली बात कि मैंने अभियुक्त की फिजिकल प्रेजेंस में ही चार्ज फ्रेम होते थे, और उसी का वो फ़ायदा उठा करके कई बार कई सालों तक जो है हाजिरी माफ़ी पड़ती रहती थी, चार्ज फ्रेम नहीं होता था। यहाँ इस चीज़ को हटा दिया गया है, यहाँ फिजिकली तो है ही है, साथ में कह दिया कि थ्रो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड द एक्यूज शैल बी एक्ट, मतलब उसका जो प्रेजेंट होने का जो मोड है वो यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया है, ताकि अगर जो मान लीजिए नहीं भी आता है तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसकी उपस्थिति दर्ज करा दी जाएगी और उसका जो है पूछ लिया जाएगा कि तुम जो है इसको अपना अभिवचन कर रहे हो कि आगे ट्रायल का मांग कर रहे हो। अब यदि उसने अभिवचन कर दिया कि नहीं ठीक है, आपके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, तो उस कंडीशन में कह रहा है धारा 252 में कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन द डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। अब यहाँ पर भी मे शब्द का प्रयोग कर दिया है कि रिकॉर्ड तो करेगा, ये मैंडेटरी है। इफ़ द एक्यूज प्लीड गिल्टी, अगर जो वो गिल्टी
माने अपना अभिवचन करता है कि हाँ हम अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं, तो द जज सेल रिकॉर्ड द प्ली, तो यहाँ सेल का प्रयोग है, वो रिकॉर्ड तो करेगा उसके गिल्टी का जो भी स्टेटमेंट है, लेकिन एंड मे शब्द का प्रयोग कर दिया इन हिज डिस्क्रिप्शन, यहाँ उसका विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए चाहे तो उसको कन्विक्ट कर सकता है या तो नहीं कर सकता। अब चूंकि डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन मे का मतलब यही हुआ, और ये ऊपर कह रहा है कन्विक्ट हिम देयर ऑन, मतलब ऊपर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके अधीन रहते हुए वो चाहे तो उसको कन्विक्ट कर सकता है। अब यदि वो कन्विक्ट नहीं करता है या चार्ज फ्रेम करने के बाद अभियुक्त जो है अपना गिल्टी प्लीड नहीं करता है या विचारण की मांग करता है, तब उस कंडीशन में जो धारा 253 है वो प्रक्रिया एडॉप्ट करती है, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। धारा 253 कह रहा है कि इफ द एक्यूज्ड रिफ्यूजेज टू प्लीड, पहला यानी कि इनकार कर दिया प्लीड से, दूसरा आर डज नॉट प्लीड, अथवा वो प्लीड किया ही नहीं, आर क्लेम्स टू बी ट्राइड, अथवा क्लेम कर दिया कि हम विचारण की मांग करते हैं, आर इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 252। मतलब ये जितना कीवर्ड है ना, ये पेपर में खासकर प्री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, 2 ठो इसमें का डाल देगा, 3 ठो डाल देगा या एबव सब कर देगा। तो ये ऑप्शन कीवर्ड आप लोग को याद करना पड़ेगा कि ये क्या क्या कंडीशन हो सकता है ट्रायल फेस करने के लिए। पहला है एक्यूज रिफ्यूजेज टू प्लीड, दूसरा है डज नॉट प्लीड, तीसरा है क्लेम टू बी ट्राइड, और चौथा है नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 252। तब जज साहब क्या करेंगे, द जज शैल फिक्स ए डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेज एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेसेज और द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तब उस कंडीशन में 253 धारा 253 में कह रहा है कि अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख दी जाएगी। यदि अभियुक्त अभियोजन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या धारा 252 के अधीन सिद्ध दोष नहीं किया जाता है, तो न्यायाधीश साक्षियों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए कोई आदेश का जारी कर सकता है। अब जब वो सब हो जाता है तब धारा 254 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन की बात आती है, और इसमें कुछ इस बार संशोधन किए गए हैं, मतलब जो नई धाराएं हैं उसमें संशोधन हुई हैं। अब देखा जाए क्या हुआ है, तो ये कह रहा है कि ऑन द डेट, पहला उपधारा कह रहा है धारा 254 का, ऑन द डेट सो फिक्स्ड द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन प्रोविजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ ए विटनेसेस अंडर दिस सबसेक्शन मे बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब परंतु में एक जोड़ के कह रहा है कि परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अभिलिखित किया जा सकता है। मतलब वो कंडीशन है, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। इस तरह का कोई विटनेस आ गया जो लगता है कि बाद में उसके साथ कोई समस्या खड़ा हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसका जो है रिकॉर्ड होगा। और इसी प्रकार दूसरा उपधारा भी कह रहा है इसका, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी माने लोक अभियोजक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उनकी बात कर रहा है। उपधारा 2 की द डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट मे बी टेकन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब एक छूट इनके लिए भी दे दिया। उपधारा 2 कह रहा है किसी लोक सेवक का श्रव्य दृष्टि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से साक्ष्य का अभिसाक्ष्य लिया जा सकेगा। ये सीआरपीसी में नहीं था। अब उपधारा 3 कह रहा है कि द जज में इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेसेस टू बी deferred until any other witnesses have been examined or recall any witnesses for further cross examination। क्योंकि ये जो उपधारा 3 है वो पूर्व के सीआरपीसी में भी था कि न्यायाधीश स्वविवेकानुसार किसी साक्षी की प्रत परीक्षा तब के लिए
जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए स्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त परीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है। अब प्रोसिक्यूशन इतना जब सब कर लेता है तो धारा 255 में एक्विटल कर दिया जाएगा। अब कब एक्विटल किया जाएगा? तो यही 255 कह रहा है कि इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एग्जामिनिंग द एक्यूज एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट द judge considers that there is no evidence that he accused committed the offence, the judge shall record an order of acquittal. अब यहाँ पर देखने को जो मिलता है विधि शास्त्र का नियम कि अभियोजन को अपने मामले का संदेह से परे साबित करना होता है, धारा 255 में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक्विटल हो जाएगा अभियुक्त यदि प्रोसिक्यूशन अपने मामले को साबित नहीं कर पाता है। तो ये कह रहा है कि यदि संबद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रति परीक्षा को सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश दोषमुक्त का आदेश अभिलिखित करेगा। मतलब यहीं पे एक्विटल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दो बार एक्विटल की बात आती है। तो बाद में डिफेंस लेने के बाद जब भी 256 का आ जाएगा तो इसके बाद डिफेंस की बात आएगा। तो डिफेंस देने के बाद की स्थिति में भी अगर जो बहस होगा उसके बाद भी एक्विटल हो सकता है। लेकिन यहाँ प्राइमा फेसाई यदि मामला नहीं बनता है तो एक तो डिस्चार्ज पे की कंडीशन पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ दोष मुक्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ जब विचारण कंप्लीट कर लिया जाता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस ले लिए गए, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, फिर एक डेट फिक्स की जाएगी, उस पर बहस होगा। बहस के बाद यदि लगता है कि मामला बन ही नहीं रहा है तो अभियुक्त को एक्विटल कर दिया जाएगा। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम बना ही इस पर्पज से हैं कि लोग बिना हेजिटेशन के इस वीडियो को देखें और समझें। तो मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देना चाहूँगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरा ट्रायल को कंप्लीट करूँगा। तो फिलहाल मैं अनुमति चाहता हूं और आप लोग एक बार बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा, नया वाला जो बेयर एक्ट जिससे हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसको एक बार जरूर पढ़िएगा आप लोग को। और मेरे स्टेटमेंट को टैली करते हुए पढ़िएगा तो आपका पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।